हेलो, आप सभी लोगों का हमारे जीवन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमारा इसके पहले भूगोल का विषय चालू था, भूगोल की एक सीरीज चल रही थी, उसके साथ साथ हम पुरस्कार की एक सीरीज चलाएंगे। भूगोल की सीरीज और पुरस्कार की सीरीज एक साथ में चलाएंगे। जैसे ये दोनों सब्जेक्ट खत्म होते हैं, इसके बाद ही तीसरा कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आज हम पुरस्कार सीरीज में सबसे पहले पुरस्कार की शुरुआत करेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करेंगे। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने से पहले मैं इसके इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। नोबेल पुरस्कार किन के नाम पे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उन्होंने ऐसा अपने करियर में क्या किया था जिस कारण से उनके द्वारा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले बताना चाहूँगा स्वीडन का एक परिवार था, स्वीडन की एक फैमिली थी। उनका नाम था, उस परिवार के मुखिया का नाम था इमैनुअल और पत्नी का नाम था कैरोलिन। इमैनुअल और इनकी पत्नी का नाम था कैरोलिन। ये स्वीडन के थे, ये इंजीनियर थे और ये इनकी माँ भी इंजीनियर थी। अब होता क्या है कि ये इमैनुअल इंजीनियर थे, इनकी पत्नी जो है ये भी इंजीनियर थी। अब ये इंजीनियर थे तो इन्वेंशन करते थे, खोज करते थे। मगर ऐसा था, इनके 8 बच्चे होने के कारण जो इनके पास पैसे थे और इनके 8 बच्चे थे, तो सोचते थे कि मैं ऐसा कुछ खोज करूं जिससे कि मेरे बच्चों का और मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके, जिससे कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं। मगर ये खोज तो करते थे, उस खोज करने से इसको कुछ लाभ नहीं हुआ, इनको कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाया, मतलब उनकी खोज के कोई अच्छा परिणाम नहीं आ पाया। और जब परिणाम नहीं आ पाया और जो पैसे थे वो पूरे पैसे डूब गए। एक समय ऐसा आया कि इनको खाने के लाले पड़ने लगे। तब इमैनुअल ने सोचा कि अब मैं कहीं बाहर जा कर के, क्योंकि स्वीडन में थे तो यहाँ काम करते, तो इनका यहाँ पर काम नहीं चल पा रहा था। जो इन्वेंशन करते थे तो चल नहीं पा रहा था, सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो ये सोचे कि मैं किसी दूसरे देश जा करके वहाँ पर भी कोई ऐसा खोज करूँगा और खोज करने के साथ कोई काम धाम कर दूंगा जिससे कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। तो ये सोच करके ये इमैनुअल कहाँ चले जाते हैं, रूस। ये चले जाते हैं रूस। इमैनुअल के 8 बच्चे रहते हैं, 8 बच्चे होते हैं, जिसमें से 8 बच्चे में चौथे नंबर का जो बच्चा होता है, 8 बच्चों में चौथे नंबर का जो बच्चा होता है उसका नाम हो रहता है एल्फ्रेड नोबेल। चौथे नंबर के बच्चे का नाम रहता है एल्फ्रेड नोबेल। जब ये बच्चा 4 वर्ष का रहता है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है 21 अक्टूबर 1833। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है। जब ये 4 वर्ष के होते हैं तब इनके पिता इनको छोड़ करके एल्फ्रेड के पिता इमैनुअल इनको छोड़ करके स्वीडन में चले जाते हैं, रूस में जाते हैं। जब ये 4 वर्ष के होते हैं, लेकिन जब इनके पिता कब जाते हैं 1837 में कहाँ चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं। और
5 साल के बाद, जैसे ही रूस पहुंचते हैं उसके 5 साल में इनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। 5 वर्षों के बाद इनका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। इमैनुअल का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है। इन्होंने जो इन्वेंशन करते हैं जो, तो उससे इनको पैसा आने लगता है। तो इसके बाद ये इनके पिता क्या करते हैं, एक फैक्ट्री डाल देते हैं। एक आर्म्स फैक्ट्री डालते हैं। एक आर्म्स फैक्ट्री अब जब इनके पिता आर्म्स फैक्ट्री डाल देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास खूब पैसा आने लगते हैं, अथाह पैसा आने लगते हैं। इमैनुअल के फादर के पास बहुत सारा पैसा आने लगता है। जब पैसा बहुत सारा आने लगता है तो ये क्या सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को, जो पहले ये रूस आए थे, अकेले आए थे, अपने बीवी बच्चे को सब छोड़ करके स्वीडन में आ गए थे। तब ये सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा अच्छा खासा आने लगा तो मैं अपने पूरे बच्चों को और बीवी को मैं अपने पास बुला लेता हूँ। तब ये अपने बच्चों को, इमैनुअल अपने बच्चों को कहाँ बुला लेते हैं, पूरे बच्चों को, बीवी को रूस बुला लेते हैं। अब जब रूस बुला लेते हैं उस टाइम पे एल्फ्रेड लगभग 9 साल के होते हैं, लगभग 9 साल के रहते हैं, 9 या 10 साल के रहते हैं। उस टाइम पे ही बच्चे को, इनके पास पैसा तो था ही अच्छा, तो ये क्या सोच करते हैं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चे को अच्छा ट्यूशन लगा देते हैं कोचिंग के लिए, जिससे कि बच्चा उनका पढ़ करके अच्छा कुछ इन्वेंशन करे फ्यूचर में। तो इस प्रकार से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं। और ये अल्फ्रेड के बारे में बता दूं, जब ये बच्चा बहुत छोटा रहता है तो इस बच्चे की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो ये हमेशा अपनी माँ के पास रहता था, हमेशा अपनी माँ के पास रहता था। जब माँ के पास ज़्यादा रहता था तो ज़्यादा लगाव बच्चे का हुआ। ये बच्चा अपनी माँ के पास ज़्यादा रहता था, अपने माँ से ज़्यादा बातचीत करता था, समय समय पर हर टाइम अपनी माँ से कुछ ना कुछ पूछता रहता था, क्योंकि बीमार रहता था। जब बीमार रहता था तो अपनी माँ के पास रहेगा, और माँ के पास रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पूछता रहता था। इस कारण से ये बच्चे की एक आदत सी बन गई थी बस सवाल जवाब करने की। जब ये बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में पढ़ने गया, तो बाकी बच्चों की अपेक्षा इसके सवाल करने का तरीका सबसे अलग था। और ये महज 16 वर्ष की उम्र में कौन, एल्फ्रेड नोबेल, महज 16 वर्ष की उम्र में ये केमिस्ट बन गए। केमिस्ट 16 वर्ष की उम्र में ये महज केमिस्ट बन गए। फिर आगे चल कर के इन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, डिग्री कंप्लीट कर ली, इंजीनियर हो गई। ठीक है, जैसे ही इनके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो इनके पिताजी के द्वारा, इनके फादर के द्वारा जो कंपनी लगाई गई थी उस कंपनी को ये ज्वाइन कर लेते हैं। और वो कंपनी से अच्छा खासा पैसा आता है इनके पास। 1854 की बात है। 1854 में एक युद्ध चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध यूरोप में 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ये फैक्ट्री जो इनके फादर लगाए थे वो आर्म्स फैक्ट्री थी। तो इनके जो वेपन्स थे, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनके फैक्ट्री में जो वेपन्स बनते थे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये युद्ध चल रहा था, तो यूरोप के देशों में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो फैक्ट्री को प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा। जब फैक्ट्री को प्रॉफिट होने लगा तो 1854 से लेकर के 1856 तक ये युद्ध चला। 1856 के बाद जैसे ही युद्ध खत्म होता है, अब फैक्ट्री में जो वेपन्स बनते थे उसकी डिमांड क्या हो गई, डाउन हो गई। और धीरे धीरे डाउन हो गई, इतना डाउन हो गई इसकी डिमांड कि ये फैक्ट्री 1859 में जाकर के दिवालिया घोषित हो गई। ये इतना घाटे में चले गए कि 1859 में जाकर के दिवालिया घोषित हो गई फैक्ट्री। अब 1859 में जाके जब फैक्ट्री दिवालिया घोषित हो जाती है तो उस टाइम पे जो एल्फ्रेड थे ये काफ़ी पढ़े लिखे हो गए थे, काफ़ी सक्षम हो गए थे, काफ़ी योग्य व्यक्ति हो गए थे। तब इन्होंने 1862 में जाकर के इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। 1862 में जाकर के इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। कौन?
इमैनुअल, सॉरी अल्फ्रेड। इमैनुअल के फादर का नाम, सॉरी इमैनुअल के बच्चे का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्होंने 1862 में जाकर के अपनी एक फैक्ट्री खोलती है, और फैक्ट्री खोलते हैं तो अपनी फैक्ट्री में किस चीज़ का काम करवाते हैं? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, एक मिनट, ग्लिसरीन है क्या वर्ड था? अपनी फैक्ट्री में नाइट्रो ग्लिसरीन, अपनी फैक्ट्री में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। इसका फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। अपनी फैक्ट्री में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। इसके बाद 1864 में जाकर के इनकी फैक्ट्री में क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। 1864 में 2 साल के बाद, 2 साल के बाद सोचो अब इनकी किस्मत कैसे मुड़ रही थी। 2 साल के बाद फिर से इनकी फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है। जब 1864 में इनकी फैक्ट्री में विस्फोट होता है तो इनके एक भाई थे, उनका एक भाई मारा जाता है। अल्फ्रेड का एक भाई प्लस जो वर्कर रहते हैं ना फैक्ट्री में काम करने वाले, पूरे वर्कर मारे जाते हैं। 1864 में जब इनके क्या होता है? विस्फोट होता है, तो इनका भाई मारा जाता है और पूरे वर्कर मारे जाते हैं। इसके बाद ये सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए। फिर अल्फ्रेड यहाँ पर अब सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो विस्फोटक पदार्थ है उसको कंट्रोल करने की, विस्फोट तो हो मगर वो नियंत्रित भी हो जाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी खोज में लगे रहे। फिर इसके 2 साल के बाद 1867 में जाकर के ये डायनामाइट की खोज करते हैं। डायनामाइट, जिसके लिए इनको स्पेशली जाना जाता है। 1867 में जाकर के अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज करते हैं। ये विस्फोटक पदार्थ होता है, ये भी विस्फोटक पदार्थ ही होता है, बट ये डायनामाइट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस चीज़ की खोज करते हैं। इसके बाद जब ये खोज करते हैं तो इनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, और ये अपने करियर में अल्फ्रेड नोबेल लगभग 350 ऐसे इन्वेंशन थे। अपने करियर में अल्फ्रेड नोबेल जो है 350 ऐसे इन्वेंशन किए, और इन्वेंशन करने के बाद बेच देते थे। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा क्या है? पैसे मिलते थे, जो इनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं। 350 ऐसे हैं जो इन्वेंशन किए हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख क्या था? डायनामाइट। इसके बाद आगे चल करके इसको अब कर देता हूँ। अठारह सौ सड़सठ में मैंने बताया था 1867 में क्या किए थे? डायनामाइट की खोज किए थे, आविष्कार किए थे। डायनामाइट का इन्वेंशन किए थे 1867 ईस्वी में। इसके बाद क्या होता है? 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में जब ये सुबह सो कर के उठते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल सुबह सो कर के उठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें एक हेडिंग पढ़ते हैं, उसमें एक हेडिंग लिखी होती है जिसमें लिखा होता है मौत का सौदागर।
एक मिनट, क्या थी? हेडलाइन। उस न्यूज़पेपर की एग्जैक्ट हेडलाइन ये लिखी हुई थी, मौत के सौदागर की मौत। मौत के सौदागर की मौत। 1888 ईस्वी में जब सुबह सोकर उठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें हेडलाइन लिखी हुई थी, मौत के सौदागर की मौत। जबकि जो न्यूज़पेपर छापने वाले थे उनको ये डाउट हो गया था, मतलब कंफ्यूजन में हो गए थे कि जो मौत हुई है तो उन किनकी हो गई है? अल्फ्रेड नोबेल की। जबकि सच ये था कि इनकी मौत नहीं हुई थी, अल्फ्रेड की मौत नहीं हुई थी, बल्कि इनके भाई की मौत हुई थी। तो ये सोचे कि जब बताओ मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इसके बावजूद लोग मुझे इस नाम से, अगर मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद अगर लोग मुझे मौत के सौदागर की मौत के रूप में याद करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो पूरे मानवता के लिए, पूरे मानवता के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, उनके भलाई के लिए काम किया जाए, पूरे मानवता के लिए काम किया जाए, जिससे कि लोग मुझे याद करें। तो उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि जो मेरी टोटल इनकम थी, टोटल इनकम का 94% पुरस्कार के रूप में खर्च किए जाए। टोटल इनकम का 94% पुरस्कार के रूप में खर्च किए जाए, वो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखी। वसीयत कब लिखते हैं? जब किसी को लगता है कि मेरी आगे वाली पीढ़ी नहीं है, मेरा कोई नहीं है अपना, तो जो मेरी संपत्ति होगी वो संपत्ति कहाँ जाएगी, उस संपत्ति को कौन लेगा, उसका पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा। तो इसलिए वो अपनी वसीयत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वसीयत। इन्होंने कई बार वसीयतनामा लिखने की कोशिश की, मगर लिखे फिर क्या है, कई बार उसको मन बदल गया तो काट पीट के साइड में कर दिए। इसके बाद क्या होता है? 1893 ईस्वी में एक स्वीडन की कंपनी थी जिसका नाम था बोफोर्स। ये कंपनी थी, स्वीडन की कंपनी थी बोफोर्स। ये कंपनी पहले स्टार्टिंग में जब बनी थी तो इसका ये स्टील प्लांट था। ये बोफोर्स कंपनी पहले स्टील प्लांट था। बोफोर्स कंपनी जो थी वो पहले स्टील प्लांट थी, लेकिन 1893 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल इसमें कुछ परसेंट शेयर ले लेते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। अल्फ्रेड इससे 1893 ईस्वी में कुछ शेयर खरीद लेते हैं और 1894 ईस्वी में जाकर के 1894 ईस्वी में यानी एक साल के बाद इस कंपनी को खरीद लेते हैं, इसी कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। 93 में क्या करते हैं? इस कंपनी में शेयर खरीदते हैं, लेकिन अगले साल एक साल के बाद उस कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। उस कंपनी को खरीदने के बाद उस कंपनी का क्या करते हैं? पुनः दोबारा से क्या करते हैं? उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका पुनः निर्माण करते हैं, पूरी तरह से पुनः रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद उस कंपनी में फिर क्या करते हैं? फिर से आर्म्स वेपन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अपनी कंपनी में हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। 1894 ईस्वी से उस कंपनी में हथियार बनाना की शुरुआत कर देते हैं। अब इसके बाद ये अपनी वसीयतनामा लिखते हैं और उस वसीयतनामे में क्या लिखते हैं? इसको रफ कर दूं।
1894 में ये वसीयतनामा लिखते हैं। फाइनल है ये 1894 इसमें अपनी वसीयत लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा अर्जित कुल संपत्ति का 94% हिस्सा मेरे द्वारा अर्जित कुल संपत्ति का 94% हिस्सा मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने में खर्च किए जाएं। ये अपनी वसीयतनामा में लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा अर्जित कुल संपत्ति का 94% हिस्सा मानवता के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने के लिए खर्च किए जाएं। 1894 में ऐसा लिखते हैं और इसके बाद 1895 में जाकर के इनकी क्या हो जाती है, डेथ। 1895 ईस्वी में 10 दिसंबर 1895 को इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। 10 दिसंबर 1895 को इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना। 1894 में क्या अपनी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किए थे और वहाँ पर उस कंपनी में पहले क्या बनता था, स्टील प्लांट था और उस कंपनी में आर्म्स वेपन बनना शुरू हो गया था। इसके बाद अगले साल 1895 में यहाँ पर अपनी वसीयतनामा लिखे थे। वसीयतनामा 1895 में लिखे थे और 1896 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1896 में 10 दिसंबर 1896 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को ये एक्सपायर हो गए थे। जब ये एक्सपायर हो गए तो इनकी वसीयतनामा कोर्ट में जमा हुई, कोर्ट में पढ़ी गई तब उसमें ये बात पता चली। इसके बाद इनके नाम पर अल्फ्रेड के नाम पर अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। जब अल्फ्रेड के नाम पर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? पांच क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता था। पांच क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला था फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था। दूसरा था केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता था। तीसरा था मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता था। और चौथा था फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, मेडिसिन बता दिया और चौथा पुरस्कार दिया जाता था राइटिंग के क्षेत्र में, बुक लिखने के लिए कि कोई अच्छा साहित्य लिखता हो, कोई अच्छी बुक राइट करता हो तो उसके क्षेत्र में दिया जाता था। लिटरेचर, साहित्य
बुक राइटिंग। और 5वां क्षेत्र था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य। और एक क्षेत्र कौन सा बच गया? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट था एक क्षेत्र कौन सा बच गया? 5वां था शांति। शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता था। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते थे। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा है साहित्य और 5वां शांति के क्षेत्र में। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक था। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि 6ठा क्षेत्र इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दिया। स्वीडन का सेंट्रल बैंक के द्वारा यह डिसाइड किया गया कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि था क्या, उन्होंने अपने 5 क्षेत्रों की बात की थी, लेकिन ये भी था, तो इनको स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड किया गया और 68 में डिसाइड किया गया। और पहली बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। 1969 में इस अवार्ड को प्रदान किया गया था। क्लियर है? पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अच्छी खोज किया है, कुछ अच्छा इन्वेंशन किया है, अगर वो व्यक्ति अगर जिंदा नहीं भी है तब भी उसको क्या है, मरने के बाद उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो जिंदा और मरे हुए व्यक्ति दोनों को प्रदान किया जाता था। मरे हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर जाते थे उनको भी प्रदान किया जाता था और जो भी जिंदा है उनको भी दे दिया जाता था। क्या होता है अक्सर कि जो नोबेल पुरस्कार है ज़्यादातर लोग क्या है, ज़्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना मैच्योर हो जाते हैं, वो लोग इतना अच्छा काम कर जाते हैं, तो इतना अच्छा काम करने के लिए वो अपने समय सीमा ख़त्म कर चुके होते हैं, जब तक वो बहुत एजेड हो जाते हैं। इस कारण से वो लोगों को क्या हो जाता था कि कुछ लोग मर जाते थे, इसके बाद उनको दिया जाता था, या कुछ लोग जीवित रह जाते तो पा जाता था। लेकिन 1974 में 1974 में स्वीडन की कमेटी जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की नामों की घोषणा करती है, वो कमेटी ने डिसाइड किया कि नोबेल पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, नोबेल पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो व्यक्ति या तो जीवित हैं या नाम के पुरस्कार के नाम की घोषणा करने के वक्त वो व्यक्ति जीवित था। जो व्यक्ति जीवित हैं, जीवित व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। लेकिन जैसे अब देखो कि अवार्ड नामों की घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में, अक्टूबर मंथ में नाम की घोषणा की जाती है। और दिसंबर में क्या है? दिसंबर में अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगभग 2 महीने हो जाते हैं। इन 2 महीनों में अगर मान लो किसी व्यक्ति का नाम की घोषणा कर दी गई थी, मगर जब प्रदान करने की बारी आई उस टाइम पर वो व्यक्ति क्या हो गया? डेथ। तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को क्या है? अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नाम की घोषणा करने के समय अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उसको अवार्ड प्रदान किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अगर जीवित नहीं है तो उसको उसके नाम की घोषणा नहीं होगी। क्लियर है? वो व्यक्ति चाहे फिर कोई भी हो, कितना अच्छा काम क्यों ना किया हो, आज के टाइम पे उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा।
ये इसलिए किया गया था कि अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि लोग सोचेंगे कि वो, जब वो व्यक्ति अगर ऐसा काम कर सकता, वो उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। इस टाइप से लोगों में सकारात्मक संदेश जाएगा। यही सोच करके लोगों ने वहाँ की कमेटी ने डिसाइड किया कि 1974 के बाद जीवित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? उनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो सबसे ज्यादा चर्चे में रही है। मलाला यूसुफजई, ये लड़की है। शांति के क्षेत्र में इनको अवार्ड प्रदान किया था। शांति के क्षेत्र में इनको अवार्ड प्रदान किया गया था। इनके साथ में और किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी, भारत के ही हैं, कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को शांति के क्षेत्र में अवार्ड प्रदान किया गया था। मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सोच लो, लोग बाग 70, 80, 90 ऐसे वर्ष उम्र में पहुंच जाते हैं, तब उन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये लड़की 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष में इस लड़की को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये व्यक्ति, ये लड़की तालिबानियों के विरुद्ध जाकर के शिक्षा अर्जित कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी। जबकि तालिबानियों को साफ कहना था कि ये लोग, महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं पाकिस्तान की, वो लोग जिस क्षेत्र में रहती थी वो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़बरदस्ती स्कूल जाती थी। इस लड़की के पिताजी स्कूल चलाते थे, तो वहीं ये लड़की पढ़ने जाते थे। तो जब स्कूल से लौट रही थी तो बस में ये बैठी हुई थी, तो वहीं पर तालिबानियों ने रोक करके इसके सर पे यहाँ से गोली मार दी, तो ये वाला पार्ट निकल गया था उसका। तो इस कारण से जब ये इसका पार्ट निकल गया, सर का पूरा पार्ट, तो इसको लगा, लोगों को लगा कि ये मर गई है। इसके बाद इसका तुरंत वहाँ पर इलाज हुआ। इलाज होने के बाद मतलब इतना कि हाँ, इसको हम ट्रेवल कर सके, कुछ टाइम के लिए जीवित रह सके। इसका इलाज किए वहीं पर पाकिस्तान में। इसके बाद इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए, रेफर कहाँ कर दिए? ब्रिटेन, इंग्लैंड भेज दिए। इंग्लैंड में, वहाँ यूके में जाकर के इसका ट्रीटमेंट चला। जब वो ठीक हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई, तो इसके बाद ये भारत आई और एक नया संदेश लोगों में दिया। जो महिलाएं हैं उनको एक संदेश दी कि महिलाएं भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हैं। महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वो पीछे हट जाए। महिलाएं इतनी स्ट्रांग है आज के डेट में कि कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों से लड़ना जानती है। तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश दी जिस कारण से इसको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है। अब आगे बता रहा हूँ। अब देखो, मान लो किसी क्षेत्र में मैक्सिमम एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को, अगर मान लो शांति के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इस क्षेत्र में केवल 3 लोगों को ही, ज़्यादा 3 लोगों को अवार्ड प्रदान किया जा सकता है। किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। 3 से ज़्यादा किसी भी क्षेत्र में प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो अगर एक व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र में एक ही व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को पूरा प्राइज दिया जाएगा। अगर 2 व्यक्ति हैं, मान लो कि 2 पर्सन हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो उस अवार्ड को क्या करेंगे? उस अवार्ड की जो प्राइज है, उस अवार्ड की प्राइज जो है आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर उसी क्षेत्र में 3 लोग हैं,
तो उस प्राइज को जो कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो चाहे ए बी सी 3 लोग होते हैं, कंपनी को लगता है, कमेटी को लगता है कि ए ने अच्छा काम किया, सबसे ज़्यादा ए ने अच्छा काम किया, तो कमेटी चाहे तो ए को आधा दे सकती है, और जो शेष आधा बचा हुआ है 1/2 का, 1/2 इसको और 1/2 इसको, आधा आधा इसको आधा इसको, आधा का आधा इसको आधा इसको दे सकती है। अगर कंपनी को लगता नहीं तीनों ने बराबर काम किया है तो तीनों को 33% लगभग 33% तीनों को बराबर दे सकती है। मगर ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि इसको ज़्यादा देना है, इसको कम देना है, इसको कम देना है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं। बस कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कमेटी किसको कितना अवार्ड पुरस्कार कितना प्रदान करेगी। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।